गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मोशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया। तो उसका बचा हुआ जो कुछ टॉपिक है उस टॉपिक का हम लोग स्टडी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। उसके बाद आते हैं अवतल दर्पण क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है। तो ये हमारा कनकेव मिरर का फिगर हो गया, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। ये हमारा गोला का केंद्र हो गया, तो ये आपको दिखाई दे रहा है पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित है। तो ये हमारा अवतल दर्पण कनकेव मिरर हो गया। अब आते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है वह क्या है? उत्तल दर्पण कहलाता है, कन्वेक्स मिरर कहलाता है। ये हो गया फिगर में आपका कन्वेक्स मिरर, ये बाहर की ओर वक्रित है तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। अब गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले जो कुछ शब्द है उन शब्द को देखेंगे। जैसे ये हमारा फिगर हो गया गोलीय दर्पण का, इसमें जितना भी टर्म्स है सभी टर्म्स के बारे में देखेंगे, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण में पोल, पोल क्या होता है? ध्रुव क्या होता है? ध्रुव को देखते हैं। ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय, ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया, इसका परावर्तक पृष्ठ, ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है इसका केंद्र P, इसी को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः P अक्षर, ध्रुव को प्रायः P अक्षर से डिनोटेड किया जा सकता, डिनोटेड किया जाता है या निरूपित किया जाता है। ध्रुव को P से डिनोटेड किया जाता है, ध्रुव को P से डिनोटेड किया जाता है। उसके बाद आते हैं मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव हमारा P हो गया और वक्रता केंद्र C हो गया। तो इससे जो गुजर रही है ये लाइन जो गुजर रही है यही हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। दर्पण का जो ध्रुव P है उस पर क्या है? मुख्य अक्ष अभिलंब, नॉर्मल का कार्य करती है। अब आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है? गोले का एक भाग है। तो इस गोले का केंद्र ही हमारा क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है। तो ये हमारा फिगर हो गया, फिगर हो गया ये, इसमें देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से डिनोटेड किया जाता है। तो देखते हैं फिगर में वक्रता त्रिज्या, ये हमारा फिगर हो गया। ये हमारा फिगर हो गया। चलिए फिगर को देखते हैं। ये जो R है, पोल से C के बीच की दूरी, इसी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या।
क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब द्वारक एपर्चर क्या होता है उसको देखेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का एपर्चर द्वारक कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है। mn, चलिए फिगर में देखते हैं। ये हमारा mn क्या है, द्वारक है। mn यही हमारा क्या हो गया, द्वारक हो गया। तो द्वारक को हम लोगों ने समझा। अब आगे देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती है, जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो चलिए फिगर में देखते हैं। जैसे ये किरणें आ रही है, दर्पण से टकराई, दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरी। ये किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आई, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरी। तो यही हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो मध्य दूरी है उसको फोकस दूरी कहेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। चलिए फिगर में देखते हैं। ये हमारा ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया और ये एफ हो गया। इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स का हम लोगों ने स्टडी किया। अब एक रिलेशन आता है F बराबर R/2 या R बराबर 2F, इसको समझते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। हम इस संबंध को F बराबर R/2 या R बराबर 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका प्रूफ जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तत्काल इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम हैं। अवतल दर्पण का जो रे डायग्राम खींचेंगे उसके लिए कुछ नियम है। उस नियम के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है नियम। तो पहला नियम है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये आप फिगर में देख पा रहे हैं। ये हमारा फिगर हो गया। ये रे आई, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरी, प्रधान अक्ष के समानांतर रे आ रही है और ये कहाँ से गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो पहला नियम यही कह रहा है। तो फिगर को आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं दूसरा नियम। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। परावर्तन के पश्चात देख लीजिए, फिगर को ध्यान से देखते जाइए। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरने वाली, मुख्य अक्ष से गुजरने वाली, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो फिगर में हम लोगों ने इसको समझा। अब आते हैं तीसरा नियम क्या करता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, इससे गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, ये हमारा दर्पण हो गया। तो इससे परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वही पाथ पर वापस लौट जाती है। यही कह रहा तीसरा रूल। आगे आते हैं चौथा नियम क्या कह रहा। चौथा नियम है कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण, मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। देख लीजिए ये आपतित किरण है,
तिर्यक दिशा में, और मुख्य अक्ष से ये परावर्तित किरण है तिर्यक दिशा में। तो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। देखिए तिर्यक दिशा में आपतित हुई है तो तिर्यक दिशा में परावर्तित भी हुई है। तो आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है, मुख्य अक्ष के समान यहाँ पे एंगल बनाती है। इसी के बारे में बताया गया है। अब आते हैं, इसका जो सबसे अहम पार्ट्स है वो है इमेज फॉर्मेशन। तो अब इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए, ये वस्तु की स्थिति हो गई, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, ये प्रतिबिंब का साइज हो गया, आकार हो गया, प्रतिबिंब का नेचर हो गया, प्रकृति। तो देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, इन्फिनाइट पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर पॉइंट साइज बिंदु मात्र का बनेगा। इमेज बिंदु मात्र पॉइंट साइज का बनेगा। उसके बाद कह रहा आकार अत्यधिक छोटा होगा, बहुत छोटा आकार होगा। उसके बाद कह रहा इसका जो प्रकृति नेचर होगा वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट। जब वस्तु सी से परे हो, जब वस्तु सी से परे हो मतलब अनंत और सी के बीच हो, अनंत और सी के बीच हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ और सी के बीच बनेगी, एफ और सी के बीच। आकार छोटा होगा, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। जब वस्तु सी पर हो तो स्थिति सी पर ही रहेगी। उसके बाद आकार समान साइज का होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा। उसके बाद जब वस्तु सी तथा एफ के बीच होगी तो प्रतिबिंब सी पर बनेगी, आकार बड़ा होगा, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। जब वस्तु एफ पर है, जब वस्तु एफ पर होगा तो उसका इमेज अनंत पर बनेगा, उसका आकार अत्यधिक बड़ा होगा, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। अब छठा में आते हैं, जब वस्तु P तथा F के बीच हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, P तथा F के बीच हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे। आकार होगा बहुत बड़ा आकार का होगा, आकार बहुत बड़ा होगा। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। तो ये जो सारा इमेज फॉर्मेशन है, इस इमेज फॉर्मेशन से कई बार ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिया गया। तो इसके बारे में हम लोग अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन में जब भी प्रतिबिंब का प्रकृति पूछा जाए तो प्रकृति देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी के कंडीशन में प्रकृति क्या सेम है, सभी के कंडीशन में प्रकृति हमारा सेम है। ठीक, तो प्रकृति के बारे में अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो सिर्फ छठा कंडीशन P तथा F के बीच को छोड़ करके जो हमारा सारा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा, रियल और उल्टा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन का स्टडी किया। अब इसको हम रे डायग्राम की मदद से देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो पॉइंट साइज, कहाँ पे, फोकस पे पॉइंट साइज देख रहे हैं, ये हमारा इमेज बना। अब और क्या कह रहा है इसमें कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आकार अत्यंत छोटा। तो पॉइंट साइज बना तो आकार तो आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा है। और उसका जो प्रकृति देखेंगे तो प्रकृति वास्तविक है और उल्टा है। ठीक, चलिए अब दूसरा आते हैं।
दूसरा क्या है, जब वस्तु सी पर हो, तो सी वाले कंडीशन में देखिए, जब वस्तु सी पर हो, वस्तु कहाँ पे हो, सी पर हो, तो ये हमारा सी से परे हो, मतलब अनंत और सी के बीच हो, इन्फिनाइट और सी के इन्फिनाइट और सी के बीच हो, इन्फिनाइट और सी के बीच में हमारा ये ए बी वस्तु है, इसका इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है, ए और एफ के बीच बन रहा है इमेज, ए और एफ के बीच बन रहा है। चलिए ऊपर में क्या कह रहा है देखते हैं, एफ तथा सी के बीच बन रहा है, सही कह रहा है, और आकार छोटा दिखाई दे ही रहा है। उसके बाद इसका प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, सब में वही प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, लेकिन छठा कंडीशन में क्या हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। तो चलिए आगे बढ़ते, तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा कह रहा है कि जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, तो ये हमारा वस्तु हो गया सी पर, तो इसका इमेज उल्टा बन गया, सी पर ही बना, वही बात कह रहा जब वस्तु सी पर हो, एक मिनट, जब वस्तु सी पर हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सी पर बनेगा, आकार समान साइज का होगा, आकार हम लोगों ने देखा समान साइज का था, और इमेज जो था, इमेज का प्रकृति वास्तविक और उल्टा, ये भी सही है। अब आगे आते हैं चौथा पॉइंट्स, चौथा में क्या कहता है, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, ये हमारा वस्तु हो गया सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आप देख रहे हैं इन्फिनाइट और सी के बीच बन रहा है, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, इन्फिनाइट और सी के बीच बन रहा है, तो इसी के बारे में बोला गया है। चलिए देखते हैं चौथा कंडीशन, चौथा में कह रहा है कि सी और एफ के बीच जब हो वस्तु, तो सी से परे, मतलब कि अनंत और सी के बीच बनेगा प्रतिबिंब, और बड़ा बनेगा, चित्र में आप लोगों ने देखा कि काफ़ी बड़ा था। उसके बाद प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा कंडीशन को हम लोगों ने देखा, अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, जब वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, तो एफ वाले कंडीशन में देखते हैं, ये हमारा वस्तु हो गया, जब वस्तु को एफ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा कंडीशन है, जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, फिगर में हम लोगों ने देखा, अत्यधिक बड़ा होगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। चलिए पांचवा नंबर देखिए, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, उसके बाद वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ठीक, और बड़ा भी दिखाई दे रहा है। अब छठा कंडीशन में आते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो, पी तथा एफ के बीच हो, पी तथा एफ के बीच हो, पी कहाँ है हमारा, पी, और एफ कहाँ है, एफ यहाँ पे, इसके बीच जब वस्तु हो तो इमेज कैसा बनेगा, तो आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इमेज दर्पण के उस साइड बन रहा है और बड़ा भी दिखाई दे रहा है। चलिए इसको देखते हैं, जब वस्तु पी तथा एफ के बीच हो तो इमेज कहाँ बन रहा है, दर्पण के उस साइड, दर्पण के पीछे बन रहा है, और वर्धित बड़ा, काफ़ी बड़ा बन रहा है, वस्तु से काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, और आभासी तथा सीधा है, आभासी और सीधा है। चलिए फिगर में, दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी तो होगा ही, लेकिन वस्तु के आकार का है, वस्तु के आकार से काफ़ी बड़ा है और दर्पण के पीछे बन रहा है, यही सब कंडीशन है। तो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया। अब आगे चलते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अब अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है, अब सभी उपयोगों का हम लोग स्टडी करते हैं। पहला उपयोग, कनकेव मिरर का पहला उपयोग क्या है, सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में
प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ? टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में। दूसरा आते हैं, दूसरा उपयोग क्या है? दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। दांत का अगर बड़ा इमेज देखना हो तो डॉक्टर सब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दांतों को देखने के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। चेहरे का जब बड़ा इमेज देखना होता है तो सेविंग दर्पणों के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा इसका उपयोग है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को अगर केंद्रित करना होता है तो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में देखा, ऊपर इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखा, इमेज फॉर्मेशन के बाद गोलीय दर्पण को देखा, गोलीय दर्पण से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स था उनका स्टडी किया। उसके बाद गोलीय दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है उनको देखे। उसके बाद कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखे। अब जो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है F बराबर R/2, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा और इसका और कुछ भाग बचा हुआ है उसको भी उस नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।